Morning students, welcome once again in Eclair International Online Classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने वर्क और एनर्जी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी अपन ने पिछली बार और उसके डेरिवेशन की बात की थी। तो आज जो अपन बात करेंगे कि एनर्जी की जो सेकंड फॉर्म होती है, भाई बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स अपन ने देखी है, लाइट एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी में अपन ने उसके क्लासिफिकेशंस देखे, टाइप्स देखे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बोथ आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन ने एक पार्ट कर लिया है पहले काइनेटिक एनर्जी का, जिसका अपन ने निकाला था E k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला उसका अपन ने जनरेट कर लिया था आफ्टर दी डेरिवेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको हैं। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है बुक के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, आपको एक रबर बैंड लेना है और उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। रबर बैंड को लेकर आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग इट देन यू आर गिविंग एनर्जी। आप इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, या फिर यू आर डूइंग वर्क ऑन इट। आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क करते हैं और वो क्या नहीं कर रहा होता, उसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, जस्ट इट इज़ नॉट मूविंग राइट नाउ, इफ एम आई स्ट्रेचिंग इट। अगर आप इसको बात करें कि अगर आप इसे मूव कर रहे हैं, इफ एम आई राइट नाउ आई एम स्ट्रेचिंग इट एंड इट इज़ नॉट मूविंग जस्ट नाउ, तो इस टाइम पर अगर ये मूव नहीं कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो ये जो वर्क डन है, अगर आप किसी वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो मूव नहीं कर रहा होता, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता है एनर्जी को, तो उस टाइम पर किया गया वर्क डन, उस ऑब्जेक्ट पे किया गया वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है बेसिकली। जैसे कि और एग्जांपल अगर आपकी बात इसी बुक की बात करें, जो और एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, बुक को देखिए आप, उसमें एरो डाल के उसको क्या किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। तो उसके अंदर क्या दिया उसने, उसको वर्क डन किया, उसके ऊपर उसको एनर्जी दी उसने। जब वो उसको खींचता है, स्ट्रेच करता है, तो उसे वर्क डन करने की वजह से उसे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी ड्यू टू द नॉन मोशन मूवमेंट, उस टाइम पर आपको क्या दिख रहा है कि वो मोशन में नहीं है, नॉन मोशन कंडीशन में रहने की वजह से वो जितनी भी एनर्जी वो दे रहा है, वर्क डन जो कर रहा है उसके ऊपर, वो सारा का सारा उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेचिंग के थ्रू स्टोर हो जाता है। जैसे ही वो उसको क्या करेगा, लीव करेगा, छोड़ेगा, तो वो जो एनर्जी होगी, कौन सी वाली एनर्जी, जो आपने वर्क डन के थ्रू उसको प्रोवाइड की है, वो सारी एनर्जी अब किसको ट्रांसफर हो जाएगी, उस एरो को ट्रांसफर हो जाएगी, और नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। घर के अंदर छोटे बच्चे जो टॉयज वगैरह यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा टॉय कार वगैरह जो होती है उनके अंदर विंडिंग सिस्टम होता है, चाबी भरने का सिस्टम होता है ना। तो विंडिंग जो अब आप कर रहे हैं किसी टॉय कार के ऊपर, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग विंडिंग टू एनी टॉय कार, देन यू आर गिविंग एनर्जी and you are doing work on it. If you are doing work on it then it will store in the form of potential energy. और जैसे ही आप देखते हैं कि अगर आपने विंडिंग की है, अगर आपने थोड़ी विंडिंग की है उसके अंदर, तो आपकी जो टॉय कार होगी वो थोड़ा ही डिस्टेंस मेंटेन करेगी, फिर उसके बाद जाकर रुक जाएगी। अगर आपने फुली उसको विंड कर दिया है तो वो काफ़ी दूर तक, यानी काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उसका रीज़न क्या है, इफ़ यू आर गिविंग लेसर एनर्जी टू एनी ऑब्जेक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग, ठीक है, तो आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया लेकिन लेस अमाउंट में किया, तो वो एनर्जी जो होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लेसर अमाउंट में होगी। लेसर अमाउंट में होगी तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो वो ट्रांसफ़र होगी या फिर ट्रांसफॉर्म होगी दूसरी फॉर्म के अंदर, तो उस टाइम पर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा।
भाई जितनी एनर्जी होगी उतनी तो ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से मास कंजर्वेशन लॉ अपन ने स्टडी किया है इन द केमिस्ट्री, जस्ट लाइक वी आर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल्सो अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ जो आएगा उसमें यही अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनर्जी होती है, जिस तरीके से मास क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। वैसे ही यहाँ पर भी एनर्जी की फॉर्म्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी, ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। तो वैसे ही यहाँ पर जब आप वर्क डन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर डूइंग वर्क ऑन इट, देन इट इज स्टोरिंग दैट एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा उस टाइम पर, उस एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, और वो स्टोर्ड एनर्जी आफ्टर सम टाइम इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, या फिर और कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो एनर्जी हो सकती है। तो ये जो आपका एक तरीके से आप जो उसके ऊपर वर्क डन कर रहे होते हैं, या फिर आप जैसे स्लिंकी होती है, ठीक है, स्प्रिंग जिसको अपन बोल सकते हैं, तो उसको आपने देखा होगा कि अगर आप उसे स्ट्रेच करते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं, वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है। या फिर आप उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो भी वो कंप्रेस होने के बाद जैसे ही आप उसे लीव करते हैं वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो बेसिकली हम दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो चाहे आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग फोर्स। ठीक है, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, मीन्स यू आर डूइंग वर्क। क्योंकि W इज इक्वल्स टू अपन क्या मानते हैं, F इंटू एस, F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट। इफ यू आर अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ इट इज डिस्प्लेसिंग, मीन्स you on that time you are doing work on it. ठीक है, on that time you are doing work on it. If you are applying pressure, if you are applying force and it is displacing, it is changing its position, तो उस टाइम पे वो वर्क डन जो आपका होगा, दैट इज द W, वो जो हो रहा है वो आपका एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स जो लिए, विंडिंग का लिया या फिर बो वाला लिया, या फिर आप स्टोन का ले सकते हो। जैसे कि किसी भी थिंग को अगर आप रेज कर रहे हो, यानी अगर इसी मार्कर की ही बात कर लें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप ग्राउंड से रेज कर रहे हो मतलब उठा रहे हो मतलब आपको फोर्स लग रहा है और साथ में ये डिस्प्लेस भी हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में फोर्स इज अप्लाई, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इस टाइम पर आपने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया है, यू आर डूइंग वर्क ऑन इट। उस टाइम पर जब आप इसको रेज कर रहे हो, तो ये अभी ग्राउंड फ्लोर पे अगर इसको मानते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी एस जो है, हाइट इसने नहीं गेन की है, एस इसका 0 है, तो इस टाइम पर आपने कोई वर्क डन इसके ऊपर नहीं किया है। बट नाउ इफ यू आर रेजिंग इट, अगर आप इसे उठा रहे हो, रेज कर रहे हो, देन यू आर अप्लाइंग फोर्स, इट इज डिस्प्लेसिंग बाय द एस। ठीक है, तो F और S दोनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स आप वर्क डन कर रहे हो। जितना वर्क डन आपने किया, मान लीजिए आपने थोड़ा ही वर्क डन किया है, यहाँ से यहाँ तक ही डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो वर्क डन होगा यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पोटेंशियल एनर्जी का, वो थोड़ा होगा। लेकिन अगर आपने ऊपर से छोड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। तो जाहिर सी बात है कि जितना आप उसके ऊपर वर्क डन करते जाते हो, जितना आप उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हो, after some time when it will transform into the another energy, then you will also get the same amount of another form of energy. जितना आपने वर्क डन किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई उतनी ही आपको अनदर फॉर्म जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको मिलेगी, वो भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होकर आपको मिलेगी। राइट, तो इन एग्जाम्पल से आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इफ़ यू आर रेजिंग एनी ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हैं, या फिर इफ़ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेप, इट्स पोजिशन इज चेंजिंग। ठीक है, अगर उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी पोजिशन अगर चेंज हो रही है, देन यू विल से दैट
work done which is doing by us, that is stored in that object and that is known as a potential energy of that object. उस ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। देखिए क्या किया, सबसे पहले अपन ने किया उसके ऊपर वर्क डन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वर्क डन करना है। ये जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ये जो स्टोर्ड एनर्जी इसके अंदर आ गई ड्यू टू द वर्क डन विच यू ऑलरेडी हैव डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब एक आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है रेजिंग वाले कंडीशन में। अगर आप रेज कर रहे हो तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको क्या कर रहे हो, मूव करवा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर, तो इस कंडीशन के अंदर ये कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप इसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी आप इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हो दैट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे आप, इफ़ यू आर रेजिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड यू आर डूइंग द वर्क on it, that work which you already have done on it that will store in it and that is known as a gravitational potential energy। उसे क्या कहा जाएगा, उसकी gravitational potential energy कहा जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक बॉक्स लिया अपन ने और उस बॉक्स को अपन ने क्या किया है, ये डेरिवेशन हो जाएगा आपके पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आपने क्या किया है, इस बॉक्स को अपन ने एक हाइट पर रेज किया है, ग्राउंड से एक हाइट पर आपने क्या कर लिया है, इसको रेज कर लिया है, उठा लिया है इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हाइट आपने इसको दे दी है, ये आपने हाइट दे दी इसको, मान लीजिए h हाइट पर आप ले गए, ये इसका ग्राउंड से आप इसे ले जा रहे हैं h हाइट पे, h हाइट पर आप इसे ले गए। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, मास इसका जो है वो क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन की बात करें, क्योंकि वर्क डन को ही अपन क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है वर्क डन को अपन W से सिंबलाइज करते हैं, फोर्स को अपन F से सिंबलाइज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को अपन S से सिंबलाइज करते हैं, राइट। अगर यहाँ पर F की बात करें तो F अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इजिकल्स टू क्या मानते हैं भैया, ma मानते हैं। If we are taking A इजिकल्स टू G, अगर आप A को एक्सेलरेशन को कौन सा वाला ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले रहे हैं, देन F विल इक्वल टू mg, किसके इक्वल आ जाएगा, F mg के इक्वल आ जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मास लिया है इसका अपन ने स्मॉल m, ठीक है। F इजिकल्स टू आपने क्या ले लिया, mg। अब आप लिखिए हियर एस इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, h, एस इज इक्वल्स टू क्या लिया हुआ है यहाँ पे, h। अब यहाँ पे यूज कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे
by using equations फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कौन कौन सी इक्वेशन यूज करी? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों इक्वेशन अपन ने यूज करी। इक्वेशन अगर यूज करेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा आपको। W इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा mg इंटू एच। अब आपको बताइए W, here W is equals to potential energy EP। कौन सी के इक्वल है? यहाँ पे W जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। सो EP इज इक्वल्स टू mgh। ये लीजिए EP इज इक्वल्स टू क्या आ गया? mgh। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो, और इसका डेरिवेशन किस तरीके से निकाला। एक बॉक्स लिया अपन ने, कितने मास का है? m मास का एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को अपन ने रेज किया है, और इस बॉक्स को रेज करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा है। इसको रेज करने के लिए आपने कितनी हाइट ली है? इसको रेज करते टाइम h हाइट पर आपको इसको ले जाना पड़ा है, और ये h हाइट पर ले जाने के लिए आपको पता है कि ये बॉक्स जो है वो m मास का है, तो इसको ले जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा F इंटू एस, जहाँ पे F को आपने लिया है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ma, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अपन यूज कर रहे हैं। सो यू विल रिप्लेस द a एक्सेलरेशन विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी g से आप इसे रिप्लेस कर देंगे। सो यू विल गेट द अनदर इक्वेशन जस्ट लाइक F इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पर F जो है वो ma ना लेकर mg लिया जाएगा। s जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसका, वो कितनी हाइट तक लिया है आपने? h हाइट तक आपने इसको लिया है। तो s आपने यहाँ पे क्या लिया है? h लिया है। अब आपको इक्वेशन लेनी है फर्स्ट, w इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। सेकेंड इक्वेशन f इज इक्वल्स टू mg एंड s विल टेक एज अ h। तीनों इक्वेशन को यूज करने के बाद आप इसको फर्स्ट यानी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे देन यू विल गेट w इज इक्वल्स टू f की जगह आपने mg रख लिया, s की जगह आपने h रख लिया, एंड यू विल already known about that work done which we are doing on an object that will be equal to the potential energy, that will be EP। तो यहाँ पे potential energy के equal होगा ये work done। so you will write here EP is equals to mgh। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? EP किसके equal होगा? mgh के equal होगा। तो ये आपका आ गया potential energy का derivation, और किस तरीके से निकाला वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसके लिए जो हाइट आपने दी है उसके लिए आपने डिफरेंट पाथ्स अप्लाई करे हैं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफर होगी? देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप दो बॉक्स लेंगे, ठीक है, और उन दोनों बॉक्सेस को आपको एक डिफरेंट पाथ से, यानी पहले वाले को अलग पाथ से ले जाना है और दूसरे वाले को अलग पाथ से ले जाना है, और देखना है कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है या नहीं रहती। सेम ही रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जिस भी पाथ से आप ले जाइए किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आपने उसको सेम डिस्प्लेस करवाया है और सेम मास के ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम ही मिलने वाली है। देखिए उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे दो
ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, ठीक है। पहले वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट लिया हुआ है, देखिए पाथ्स, ये आपका फर्स्ट बॉक्स है, सिंपली बनाया हुआ है। ए पोजीशन है ये इसकी, इसको ले गए अपन बी पोजीशन पे, ठीक है। ए पोजीशन से इसे कहाँ ले गए अपन, बी पोजीशन पे ले गए हैं। ये है आपका पाथ फर्स्ट, लेकिन सेकंड वाले में ऐसा नहीं किया अपन ने। सेकंड में आपने कुछ डिफरेंट पाथ अप्लाई करा। पहले इसे रेस किया आपने इस तरीके से, फिर आप इसको इधर लेके गए, फिर इसको आप इधर लेके गए, देन अगेन देन रेस्ड, और फिर आप ले आए सेम हाइट पे। ये आपका हो गया पाथ सेकंड। कौन सा वाला पाथ ले लिया आपने, ये सेकंड पाथ ले लिया। देखिए ये वाला पाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है आपका, इसमें कोई आपने डायरेक्शन नहीं ली है, कोई भी चेंजिंग नहीं किया। जबकि इसमें देखिए ग्राउंड से आपने उठाया इसको, फिर आपने इसको टर्न कर दिया ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, फिर अगेन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, फिर आप इसको ले आए वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, फिर अगेन आप ले गए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो ये एक चेंज पाथ है। बट अगर आपको ये बोला जाए कि ये जो हाइट है दोनों की वो सेम है, h है दोनों की हाइट, और इस ऑब्जेक्ट का मास भी कितना है, m है, और इस ऑब्जेक्ट का मास भी अगर m है, तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। Potential energy for the path first will be equal to potential energy of path second, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों होगी ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, देखिए रीजन आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल्स टू क्या होगी, mgh, 1 वाली ले लेते हैं, ठीक है, और EP इज इक्वल्स टू mgh 2 वाले ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए m दोनों का सेम है, इसका उसका m सेम है। यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये h1 ऑल्सो इक्वल टू दी h2, बोला ना कि h दोनों के लिए सेम है। ग्राउंड से हाइट जो है बॉक्सेस को ऊपर उठाने की वो दोनों क्या है, सेम। और आपको पता है g इज कांस्टेंट वैल्यू, g क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आप क्या कह सकते हो कि EP mgh1 या फिर mgh2 दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड दोनों के लिए इक्वल हो जाएंगी। EP फर्स्ट विल बी इक्वल टू द EP सेकंड, ये हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, क्या नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, उनका दोनों का मास सेम है, उनको दोनों को आपने हाइट सेम प्रोवाइड करवाई है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैम, ठीक है, या आफ्टर अप्लाइंग द वर्क डन, आफ्टर डूइंग वर्क डन ऑन दैम, देन यू आर गेटिंग द सेम हाइट। दोनों की क्या ले रहे हो आप, सेम हाइट ले रहे हो, दोनों को सेम हाइट तक पहुंचाया, चाहे उसका पाथ कैसा भी हो। तो आपके पास जो दोनों के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दोनों में स्टोर्ड एनर्जी, वो दोनों की क्या होगी, आपके पास इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी।
देखिए एक आपके पास दे रखा है आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल। यस, आपकी जो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है आपके सराउंडिंग में, बहुत सारी पहले भी अपन ने देखी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा आई होप, कि आपके जो पाथ हैं उनके ऊपर कोई इनकी डिपेंडेंस नहीं होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके एम और एच पर, बिकॉज जी इज कांस्टेंट। ठीक है, दोनों के लिए जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आपने हाइट दोनों को सेम प्रोवाइड की है, चाहे पाथ कोई सा भी यूज़ किया हो, और अगर दोनों का मास सेम है, तो दोनों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है after the doing work on them, then you will get the potential energy equal for both। दोनों के लिए आपको क्या मिलने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल मिलने वाली है। तो टेंशन वाली बात नहीं है कि पाथ अगर आपने चेंज कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों का मास सेम है, अगर दोनों की हाइट सेम है, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। ठीक है, देखिए वेरियस फॉर्म्स का इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है, इंटर कन्वर्टेबल कैसे होती है। एक सिंपल से एग्जांपल, आप डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स के फॉर्म में, तो उनको आप देखिए, जैसे कि नॉर्मली अभी तो विंटर सीजन चल रहा है तो इतनी ज़्यादा फ़ैन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले रहे हो, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, विंड एनर्जी के अंदर। क्योंकि आप देखिए दो तरीके के हीटर्स आते हैं, आपको पता है। एक आता है जो एयर के थ्रू, यानी हॉट एयर के थ्रू आपके रूम को क्या करता है, गर्मी प्रोवाइड करता है। एक होता है हीट के थ्रू प्रोवाइड करता है। दोनों ही कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि एक के अंदर आपके थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन तो दोनों में ही हो रहा है ना। जैसे हीटर की बात कर लेते हैं, हीटर के अंदर होता है क्या है, हीटर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हो, और वो हीट के अंदर उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जैसे एक एग्जांपल अपन देखें, आपका शायद क्वेश्चन भी है, बैक क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि अगर किसी बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, किससे कनेक्ट किया जा रहा है, बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है, तो बताइए कि आपके जो बल्ब के अंदर जो कन्वर्जन होगा उस एनर्जी का, वो किस कन्वर्जन के थ्रू, किस फॉर्म के, किस इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म के थ्रू आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि आपकी जो बैटरी है वो कौन सी एनर्जी है। पहली बात, बैटरी जो होती है उसके अंदर आपके पास एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आप बैटरी को किस फॉर्म में मानेंगे, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में मानेंगे। अब जब बैटरी वर्क करेगी या उसके केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, तो वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करने के बाद आपको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए बैटरी से आप क्या कर रहे हो, बल्ब को कनेक्ट करके लाइट जला रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्ज हो रही है इसके अंदर। तो यहां देखिए बैटरी किस फॉर्म में है आपके पास, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है। बैटरी में क्या है आपके पास, केमिकल एनर्जी है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है वो वायर के थ्रू जब बल्ब में क्या करती है, ट्रांसफॉर्म होती है या बल्ब को जाकर एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। तो वायर के थ्रू जो आपको एनर्जी मिल रही है वो किस में चेंज हुई, पहले इलेक्ट्रिक
एनर्जी में। और जब बल्ब को ये मिल गई तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, तो फिर किस में चेंज हो गई ये, लाइट एनर्जी में। तो ये हुआ कि नहीं, इंटर कन्वर्जन, एक फॉर्म का, एक एनर्जी फॉर्म का दूसरी एनर्जी फॉर्म में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। जैसे कि जनरेटर से आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है, जनरेटर से आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। जैसे शादी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा जनरेटर चलता रहता है और उससे लाइटिंग होती रहती है, तो उसमें देखिए कैसी वाली एनर्जी किस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जनरेटर को आपने देखा होगा कितनी साउंड करता है, क्योंकि वो रोटेट होता है। जनरेटर को क्या करवाना पड़ता है, पहले रोटेट करवाना पड़ता है, फिर वो रोटेट होता है और फिर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको। तो उसके अंदर जो पहली वाली, जनरेटर के अंदर जो पहली फॉर्म है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो क्या कर रहा है उस टाइम पर, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है जनरेटर के अंदर, उस काइनेटिक एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि वायर्स के थ्रू कौन सी वाली एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फिर क्या होगी, लाइटनिंग होगी, तो किस में चेंज हो जाएगी वो, लाइट एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगी, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्जन है किसका, एक एनर्जी फॉर्म का दूसरी एनर्जी फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं घरों के अंदर जो आपको एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके आपको शो करते हैं। जैसे कि फैन की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में आपको दे रहा है, काइनेटिक फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जैसे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, मोशन में आ जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो वो कौन सी वाली एनर्जी शो कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो ये टॉपिक हुआ, आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, उसका आंसर आप क्या देंगे, यस। वी फाइंड in our surrounding that many forms क्या, most of the forms of energy is show the interconversion of energy forms into the another one, दूसरी वाली फॉर्म के अंदर वो इंटरकन्वर्ट होकर आपको मिल जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, यस, all types of energy forms we can see that these all are interconvertible, एक दूसरे के अंदर क्या होती है, इंटरकन्वर्टेबल होती है। एनर्जी फॉर्म्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होती है, इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है। तो ये आपके इसका आंसर हो गया। जैसे इसके अंदर आपको एक्टिविटी भी दे रखी है कि किस तरीके से आप देख पाते हैं कि इंटरकन्वर्जन हो रहा है। जैसे इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स का दे रखा है एक एग्जांपल, कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है उसके अंदर बताइए कि कैसे एनर्जी किस फॉर्म में इंटरकन्वर्ट हो रही। तो देखिए अगर आप ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल लें, क्या लें आप, ग्रीन प्लांट्स का अगर आप एग्जांपल लें तो आप क्या देखेंगे बेटा कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं आपके, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहले सोलर एनर्जी ली जाती है और उस सोलर एनर्जी को किसमें कर दिया जाता है कन्वर्ट, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। तो ये भी क्या है, एक इंटरकन्वर्जन है, वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 3 टॉपिक्स और है रिमेनिंग इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर।
जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, यानी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही है, उसका सिर्फ डेरिवेशन करवाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ना कभी एनर्जी को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो के अंदर इसके डेरिवेशन को लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।